वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाजरीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा। अगर आपको कोई मसला है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक है, आप इस प्रोग्राम में फोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। बेशुमार कॉलर्स लाइन के ऊपर हैं। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी ये सब क्वेश्चन आपसे करना था। मेरे फ्रेंड ने 7 इयर्स के बिहाफ पे एप्लीकेशन डाली थी, तो एप्लीकेशन उसकी रिफ्यूज हो गई। तो उसने 353B के लिए होम ऑफिस को लिखा था, तो 10 दिन का उनको टाइम दिया था, तो उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। तो फिर 14 दिन के नोटिस पे प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर दे दिया, तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर सेकंड लेटर फिर उन्होंने भेजा इनके प्री एक्शन प्रोटोकॉल इनके लेटर का 14 दिन। तो फिर होम ऑफिस के वकील की तरफ से लेटर आया है, तो उन्होंने बोला कि जी हम आपका जो केस है रिमूवल डायरेक्शन टीम को भेज रहे हैं, तो अगर आप जुडिशियल रिव्यू में भी जाना चाहो तो आपके पास इनके 3 मंथ का टाइम है, जा सकते हो। तो हम आपकी 353B और जो प्री एक्शन नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसने अपील क्यों नहीं की थी? जी, उसने अपील क्यों नहीं की थी? क्योंकि उसने इनके प्री एक्शन प्रोटोकॉल यानी कि लेटर भेजा था, उसके आंसर में जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आपका जो फ्रेंड है वो इधर लीगल था कि जब उसे 10 इयर्स की बेस पे अप्लाई किया था, जो कि 10 इयर्स की बेस पे वही अप्लाई कर सकते हैं जो कि यूके में लीगल हूं। अगर कोई आदमी लीगल हो तो अप्लाई करे, तो उसको किसी वजह से अगर एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है तो उसको अपील का राइट होता है, तो उसको अपील इमीडिएटली कर देनी चाहिए थी। तो जो हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू वहीं पे जाते हैं जहां आपको अपील का राइट ना दिया हो। तो अगर उसको अपील का राइट मिला था और उसने उसको एक्सरसाइज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वो अपना जो केस है वो तकरीबन हार ही चुका है। चूंकि अगर हाई कोर्ट में जाता है तो वो यही कहेंगे कि जी आपको अपील का राइट मिला था, आपने उसको अवेल क्यों नहीं किया। तो ज्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लें। दूसरी बात यह भी ध्यान में रखें कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल भेजकर होम ऑफिस को आप समझे किस्म का आप समझेंगे आपसे डर जाएंगे, ऐसी बात नहीं होती है। ये लीगल प्रोसीजर होता है। अगर आपने कोर्ट में जाना होता है तो एक नॉर्मल सा उनको नोटिस देकर आप कोर्ट में चले जाया करें। तो बाकी अगर किसकी इंटेंशन हो कि जी हम होम ऑफिस को प्री एक्शन प्रोटोकॉल देकर या उसको कोई थोड़ा डर जाएंगे, वीजा देंगे, ऐसी बात नहीं होती है। वो सिर्फ लीगल ग्राउंड के ऊपर आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने लास्ट वीक आपसे पूछा था कि मेरे हस्बैंड डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 2 साल का है और एक बेटी है मेरी। तो वो उनका भी चाइल्ड बेनिफिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं। तो इससे मैं स्पाउस वीजा पे हूँ, इससे मेरे रिश्ते में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? तो लास्ट वीक आपको क्या कहा था? आपने बोला, मैंने लास्ट वीक ये चाइल्ड बेनिफिट के बारे में, जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपको जो लास्ट वीक एडवाइस दी थी वही मेरी एडवाइस अब भी वही है। तो एक वीक में मेरा कोई एडवाइस चेंज नहीं होती है, ना ही कोई एक वीक में कानून चेंज होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। जी, मुझे क्वेश्चन करना था कि मैंने 2011 में मुझे मेरा था क्या बोलते हैं वो 5 इयर्स का, तो उसमें मेरे बच्चों का जो है ना 2 बच्चों का नेम उन लोगों ने गलत भेजा है, नेम में मिस्टेक है। तो उसको मैंने वापस भेज दिया नोटिस के जरिए। तो उन लोगों उसको फिर उन लोगों ने साल हो गया, साल के अंदर उसने बहुत लेटर भेजे, मगर उसने कोई वो नहीं दिया। फिर वकील ने मुझे कहा कि आप इस तरह करो कि आप जाके फिर कोई MP के जरिए उसको बता दो। तो मेरे MP के जरिए भी बता दिया, तो अभी फिर साल होने को है, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो मैं क्या करूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में यही हो सकता है कि आप उनको रिमाइंडर भेज दें या फिर वकील के थ्रू उसको चिट्ठी भेज दें। तो आमतौर पर इसमें अगर एक मसला सेटल्ड हो गया था, इसमें ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए थी, या फिर MP के पास चले जाएं, उनसे भी उनको चिट्ठी लिखवा दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी हाँ जी मलिक साहब, मैंने ये पूछना था कि बच्चों की 7 इयर्स वाली पॉलिसी है, ये इसमें कुछ होम ऑफिस वाले रिफ्यूज तो कर रहे हैं सर? आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है या नहीं? हाँ जी, मैंने अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। कब अप्लाई किया था आपने? मैंने अप्लाई किया सर 1 साल पहले। जी हाँ, आपका अब हो जाएगा, चूंकि एक और उसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है कि वो लोग जिन्होंने दिसंबर से पहले अगर कोई एप्लीकेशंस की थी तो डेफिनेटली उन सबको जो है यहाँ पे परमिशन मिल जाएगी। सेकंड, इस सिलसिले में काफी सारे केसेस हम कोर्ट में ले गए थे, तो इस सिलसिले में होम ऑफिस ने अब इस पे बात पे एग्री किया है कि दिसंबर से पहले जिन लोगों ने एप्लीकेशन 7 ईयर्स के बुनियाद पे की थी उन सबको लीव टू रिमेन दे देंगे। लेकिन दिसंबर के बाद उन्होंने कुछ रूल्स चेंज किए, इसके लिए उन्हें क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो बहरहाल जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आपने चूंकि 1 साल पहले अप्लाई
اپلائی کیا تھا. تو اگر آپ کا کیس چل رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہوم آفس پرمیشن دے دیں گے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਾਡੀ 3 ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ? آج نے کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کی؟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ. تو وائف نے اتنے لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ. نو وائف نا انڈیفینٹ اسٹے ہے. برٹش. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں آپ دونوں کام کر سکتے ہیں. آپ میرج کے بیس پہ تو مشکل ہوگا چونکہ آپ کے پاس لیو ٹو ریمین نہیں ہے. جو میرج کے بیس پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں رولز یہی کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس ایگزسٹنگ ویزا ہو تو پھر میرج والے رولز اس پہ اپلائی کرتے ہیں. لیکن آپ ہیومن رائٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کی شادی کسی سیٹلڈ آدمی سے ہوئی ہے, سیٹلڈ پرسن سے ہوئی ہے, اور ساتھ آپ کا یہاں پہ بچہ بھی ہو تو ہیومن رائٹس میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. Hello. جی. Yeah, I want to ask that one of my cousins, he was deported about 10 years ago. Mm-hmm. And if we want to apply again for him to come here, what the chances like? And thank you for your call. Basically, you can make an application again if he was deported 10 years back, and I was not, so I'm not quite sure whether he was deported or he was removed, because there are two terms. One is deportation, one is removed. And most of the time immigration people remove people, not deport them. And if you have those documents, and then probably consult a lawyer, but because 10 years have been passed, and he can make a new application, but Home Office will consider, UK Border Agency will consider it deeply, and then see what's his intention, why he wants to come here again. So the best thing is just show those documents to a solicitor and get an opinion from them. Thank you for the call. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جی, میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے 7 ایئرس کے بہاف سے میں نے کوشچن کیا تھا. ان کے پاس اسٹیٹس نہیں تھا کوئی بھی, تو ان کو رائٹ آف اپیل نہیں ملا تھا, تو انہوں نے 353B کے لیے بھیجا تھا, تو ان کو 10 دن کا ٹائم دیا تھا, اس پہ نہیں ریپلائی کیا, تو پھر انہوں نے پری ایکشن پروٹوکول لیٹر لکھا کہ ہم نے تو اپیل کیوں نہیں کی تھی؟ نہیں, ان کو رائٹ آف اپیل نہیں ملا نا, کیونکہ ان کے پاس اسٹیٹس نہیں تھا, رائٹ آف اپیل نہیں دیا ان کو. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں جس آدمی کے پاس اسٹیٹس نہ ہو تو وہ 10 ایئرس کی بیس پہ اپلائی نہیں کر سکتا ہے. 10 ایئرس کا رول یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی لیگل طریقے سے UK میں رہتا رہو, جیسے کوئی آدمی پہلے اسٹوڈنٹ رہا ہو, پھر اس نے ورک پرمٹ رکھ لیا ہو, یا پہلے کوئی اسٹوڈنٹ تھا پھر اس نے HSMP کے اوپر چلا گیا, یا کسی بھی طریقے سے وہ لیگل طریقے سے ویزا ایکسٹینڈ کرواتا رہو, وہ 10 ایئرس کی بیس پہ اپلائی کر سکتا ہے. اس کے لیے 10 ایئرس کا رول ہے. جو اوور اسٹیئر ہوں یا جن کے پاس اسٹیٹس نہ ہو وہ 10 ایئرس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. ان کے لیے یا پھر ہیومن رائٹس ہے, یا پھر ان کے لیے اگر 20 ایئرس وہ کمپلیٹ کر لیں تو 10 ایئرس پہ ویسے بھی وہ لیگل لوگ ہی آتے ہیں. جو اوور اسٹیئر کر جائیں یا جن کے پاس اسٹیٹس نہ ہو وہ 10 ایئرز میں نہیں آتے ہیں, تو نہ ہی کوئی 10 ایئرز کا رول ہے ان لوگوں کے لیے. زیادہ بہتر ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کسی وکیل سے جا کر مشورہ کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو رہے. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. میرا نام نواز ہے, اور میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر بندہ ڈسیبلٹی بندے پاس ہو اور میرج پاکستان میں کرے اور وہاں سے اپنے پارٹنر کو بلانا چاہے, تو اس کے لیے انکم شو کرنی پڑتی ہے یا؟ جی ہاں, اس کے لیے ریکوائرمنٹس یہی ہے کہ 18,600 پاؤنڈ سالانہ انکم ہو اس آدمی کی, اور 6 مہینے سے زیادہ کام کیا ہو. فرض کریں اگر آپ جا کر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ کی جو سالانہ انکم ہے وہ 18,600 پاؤنڈ سے زیادہ ہو, اور 6 مہینے تک کم از کم آپ نے کام کیا ہو, کیونکہ آپ کی 6 مہینے کی پے سلپس دیکھتے ہیں اور 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی UK میں آ رہا ہے اس نے وہاں سے ایک انگریزی کا ایگزام بھی پاس کرنا پڑتا ہے. تو یہ اگر دونوں ریکوائرمنٹس جو مین ریکوائرمنٹس پوری ہوں پھر عام طور پر ویزا مل جاتا ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم نے نیا کیس بھیجا ہوا, مہینہ ہو گیا ہے, تو آپ کو پتا ہوگا کتنے دن لگتے ہیں اور کتنے مہینے لگتے ہیں. کس میں آپ نے کیا اپلائی کیا ہے؟ نیا کیس بھیجا ہوا ہے. جی نیا کیس بھیجا ہوا ہے. کس طرح کا کیس بھیجا ہے؟ شادی کے سلسلے میں. تو شادی آپ کی یہاں کس لیے, انڈیفینٹ اسٹے کے لیے, ایکسٹینشن کے لیے؟ نہ جی میں برٹش ہوں نا, ہاں, تو میں نے فل کیس بھیجا ہوا ہے.
अगर आमतौर पर कोई एप्लीकेशन कर रहे हो, रिक्वायरमेंट्स आप सारी की सारी पूरी कर रहे हो, चूंकि जब भी कोई इमिग्रेशन में आप अप्लाई करते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर सारी की सारी पूरी कर रहे हो तो आमतौर पर आजकल 3 महीने में ऐसे केस का फैसला हो जाता है। तो अगर आपको आप अप्लाई किए हुए 5-6 वीक हो गए तो इसका मतलब है 5-6 वीक इसमें और लग सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। नमस्कार। नमस्कार जी। जी अभी आप लाइन पे हैं या डिस्कनेक्ट हो गई है लाइन? मुझे लगता है शायद। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने बात करनी थी अपनी अम्मी के बारे में कुछ। जी बिल्कुल फरमाइए। जी सर, मेरी अम्मी 2003 में यहाँ आई थी। मेरे डैड ब्रिटिश हैं, तो उनका इंडेफिनिट स्टे भी है, पासपोर्ट भी है। तो उनका ब्रिटिश पासपोर्ट हमने नहीं बनाया, वो ओवर 72 है। ठीक है। 72 साल की। तो उनके बारे में मैंने पूछना, तो हम ब्रिटिश पासपोर्ट बनाना है, उनको भी वो टेस्ट देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा तरीके से? जी नहीं, उनको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कोई आदमी जो 65 साल से ज्यादा हो जाए तो उसको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है, ना अंग्रेजी का ना लाइफ इन यूके टेस्ट का। उनकी आप सीधी एप्लीकेशन भेज दें तो इस वक्त उसकी 874 पाउंड फी है। अगर पहले अप्लाई करते तो बहुत कम होती थी, लेकिन अभी ज्यादा हो गई है, तो इस मुझे लगता है मार्च अप्रैल में और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वक्त 874 पाउंड। आप एनी टाइम एप्लीकेशन कर सकते हैं, टेस्ट पास करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवर 65 उससे एग्जेम्प्ट होते हैं। तो अगर अप्लाई करेंगे तो इस वक्त तकरीबन 3-1 महीने लगते हैं नेशनलिटी होने में। कॉल का शुक्रिया। हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब। जी सर, मेरे एक कजन रहते जहाँ इंग्लैंड में। अच्छा। उनका केस लगवाया था आपके पास। ठीक है। वो रिफ्यूज हो चुका था, उनको हाई कोर्ट में लगवाया था आपके पास। अच्छा। वहां से भी रिफ्यूज हो गया था। बाद में हमने ह्यूमन राइट में भी उनका लगवाया। अच्छा। तो वहां से भी वो रिफ्यूज हो गया। तो अभी कोई और चारा है उसके, उनके पास की कोई और अपील कर सकते हैं क्या, कोई और कुछ कर सकते हैं? आप ऐसा करें, किसी वकील को जाकर सारे पेपर दिखाएं, चूंकि उनका केस पहले चल चुका है। कोई एप्लीकेशन की थी जो ना हो गई थी, हाई कोर्ट में गए थे, रिफ्यूज हो गई थी, फिर दोबारा किया, फिर रिफ्यूज हो गया। तो ये कुछ सारे पेपर देखकर ही कोई वकील आपको लीगल ओपिनियन दे सकेगा कि वो आगे कोई फर्दर कुछ हो सकता है उनके लिए या नहीं हो सकता है। क्योंकि मुझे तो उनका नाम का भी पता नहीं और केस के मेरिट्स का भी पता नहीं है, लिहाजा कोई भी वकील पेपर दिए बगैर आपको ओपिनियन नहीं दे सकेगा। तो मेरा आपको ये मशवरा है, किसी अच्छे सोलिसिटर के पास चले जाएं, उनको सारे पेपर देखकर उनसे मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शायद मैंने आगे फोन किया, शायद आपने मेरी पूरी बात सुननी नहीं है। मेरे पूछने ये था कि मैं चाइल्ड अगर टेस्ट क्रेडिट लूँ तो उससे इंडेफिनिट स्टे में कोई फर्क तो नहीं पड़ता? जी इसमें डेफिनेटली पड़ता है, चूंकि एक रूल ये कहता है कि आप अगर यहाँ पे इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हो, लेकिन उसमें एक सिर्फ एग्जाम्पशन होती है। अगर कोई आदमी डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहा हो तो वो चलो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अब अगर आप सारी तरह के बेनिफिट्स लेने शुरू कर दें तो फिर गवर्नमेंट वाले ये भी सोचते हैं, जो इमिग्रेशन अफसर ये भी सोचेगा कि ये अभी इनको परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ तो ये इतने बेनिफिट्स ले रहे हैं, अगर इनको सेटलमेंट मिलेगी तो फिर क्या होगा। तो बड़ा ज्यादा बेहतर होता ही है कि अगर आप बेनिफिट्स लेने से पहले किसी वकील से मशवरा कर लेती। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब मैं 98 में इधर आया था, तो मैंने इलेक्शन में अप्लाई किया 2008 में। उसके बाद मैं आगे हाई कोर्ट में चला गया हूँ। तो मैं ये पूछ रहा था कि हाई कोर्ट में मैंने भेजे 2 महीने हो गया मेरे केस को, अभी तक उनकी कोई डेट नहीं आई। तो ये कितनी देर तक डेट आ जाती है और ये कितनी देर में एक क्लियर हो जाएगा सारा केस? थैंक यू वेरी मच। असल में अगर आपने 2007 से पहले असाइलम क्लेम किया था तो फिर आपको बहुत पहले इंडेफिनिट स्टे मिल जाना चाहिए था लेगेसी में। अगर नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में तकरीबन 3 से 6 महीने तकरीबन लग जाते हैं। जब आप केस अप्लाई करते हैं तो उसको चलने में तकरीबन 3 से 6 महीने लगते हैं, जिसमें कि फिर वो कंसीडर करते हैं। तो आजकल वैसे भी हाई कोर्ट में जो ज्यादा केसेज हैं जुडिशल रिव्यू को उनको वो अपर ट्राइब्यूनल में ट्रांसफर कर रहे हैं अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। 12 इसमें 6 महीने तक लग सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। सवाल है मेरा कि मैंने अभी स्टूडेंट एक्सटेंशन भेजी हुई है, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी मेरे 10 ईयर भी पूरे होने वाले हैं 4-5 मंथ के टाइम में, और मैं पूछना चाहता हूँ सर उसमें अगर मेरा लाइक रिफ्यूज हो जाता है या फिर मेरे को कोई जवाब नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया हुआ है? हाँ जी वो किया हुआ है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आप वेट करें। अगर आपका केस जो ही आपको 10 ईयर्स पूरे होने में अगर 1 महीना रह जाता है
تو آپ انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلیکیشن دوسری اپلیکیشن کر سکیں گے. کیونکہ لائف ان یوکے ٹیسٹ آپ نے آلریڈی پاس کیا ہے, تو اگر یہاں سے اس کے لیے دو چیزوں کی شرائط, دو جو ریکوائرمنٹس ہیں, ایک تو آپ نے لائف ان یوکے ٹیسٹ کیا اور دوسرا انگلش ٹیسٹ پاس کیا ہو. اگر یہاں سے ڈگری نہیں کی ہے تو اگر یہ دونوں سرٹیفکیٹس آپ کے پاس ہیں تو 10 سال ختم پورے ہونے سے 1 مہینے پہلے آپ انڈیفینٹ اسٹے کے لیے دوبارہ اپلیکیشن, نیو اپلیکیشن کر سکتے ہیں. تو کسی وجہ سے فرض کریں آپ کا کیس اگر ریفیوز ہو جاتا ہے, فرض کریں کہ اس سے پہلے کہ آپ نے 10 سال پورے ہو گئے ہوں, تو پھر کسی اچھے وکیل سے مل کر آگے کورٹ میں اپلائی کر دیں. کیونکہ ایک ہم ہی نے کیس جیتا تھا, بہت بڑا کیس تھا, جس میں یہ ڈیسیشن ہوا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایٹ دا ٹائم آف ہیئرنگ کسی اور کیٹیگری میں بھی ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہو تو جج کو اختیار ہے کہ اس کو اس کیٹیگری میں سیٹلمنٹ دے دے. جیسا کہ آپ نے اگر اسٹوڈنٹ اپلائی کیا لیکن آپ کسی اور کیٹیگری جیسے 10 ایئرس کی کیٹیگری میں ایٹ دا ٹائم آف ہیئرنگ اگر ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہوں تو جج کو اس بات کا اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو 10 سال کی بنیاد پہ بھی یہاں اسٹے دے سکتا ہے. تو بہرحال اپلیکیشن کی ہے, اس کا ویٹ کریں. اگر اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں آتا ہے تو پھر انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلیکیشن کر دیں ویزا ختم ہونے سے 4 ویک پہلے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے 3 سوال پوچھنے تھے. جی پہلے میرا سوال ہے نا کہ ہم اپنی امی کو وزٹ پہ بلانا چاہ رہی ہوں میں. تو دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا کوزن ہے نا, وہ ادھر اسالم آیا تھا, اس کو لانگ ٹرم کی وجہ سے ویزا ملا تھا, تو وہ نیشنلٹی کے لیے کتنے ٹائم کے بعد اپلائی کر سکتا ہے؟ اور تیسرا یہ میں اسٹوڈنٹ ٹینر ہے, میں نے شادی کی ہے, تو ابھی ڈیلی میرے 3 سال ہونے والے, میرے پاس اسپاؤس ویزا ہے ابھی, تو میں ڈیفینیٹ کے لیے کب اپلائی کروں؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اگر ممی کو اسپانسرشپ بنا کر اگر بلانا چاہتی ہیں ایز اے وزٹر تو ان کو اسپانسرشپ کر کے تو بھجوا دیں, تو اگر سب کچھ ٹھیک ہوا تو ان کو وزٹر ویزا مل جائے گا. جہاں تک آپ کے سسر کا تعلق ہے, نیشنلٹی کے لیے 2 ریکوائرمنٹس بڑی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو جب نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں پچھلے 5 سال میں وہ لیگل طریقے سے UK میں رہ رہے ہوں اور ان کو انڈیفینٹ اسٹے ملے ہوئے 1 سال ہو چکا ہو, تو پھر نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. تو جب آپ کو انڈیفینٹ اسٹے ملے گا تو اس کے بعد آپ امیڈیٹلی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکیں گے. آپ کو 1 سال ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ اگر برٹش نیشنل ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ایک 7 ایئر کی بیس کا بتایا تھا کہ دسمبر سے پہلے جنہوں نے اپلیکیشن کی, ایک فیملی ایکچولی ان کو سسٹم میں رہنے کے لیے انہوں نے اپلیکیشن تو بہت 2 سال سے کی ہوئی ہے, لیکن انہیں 7 ایئر جو ہو رہے ہیں نا وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں اس سال 2014 جون میں 7 ایئر کمپلیٹ ہوں گے. تو ان کا بڑا بیٹا جو ہے وہ 14 ایئر ایج ہے, تو وہ بھی کیا سسٹم میں آ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا, ان کا کیس چل رہا ہے. جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں اصل میں وہ اب جو ہوم آفس نے نیو رولز بنائے ہوئے ہیں تو اس میں 2 ڈفرنٹ کیٹیگریز میں آ جائیں گے. اگر کوئی آدمی اوور 18 ہو جاتا ہے تو اس کو پھر امیگریشن والے, شروع میں تو ایسا ہوتا تھا کہ ساری فیملی میں سے اگر ایک بچہ 7 ایئرس کا ہو جاتا تھا پوری فیملی کو یہاں پہ سیٹلمنٹ دے دیتے تھے, لیکن اب انہوں نے جو نئے رولز کیے ہیں اس میں جو 18 سال سے اوپر ہو جائے تو اس کو 7 ایئرز میں نہیں, اس کے جو فیملی میں کنسیڈر نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو سیپریٹلی کنسیڈر کرتے ہیں. اس میں رول یہ ہے کہ اگر کوئی 18 سال یا 25 سال کے درمیان ہو, اگر اس سے موسٹ آف دا ٹائم UK میں گزارے, یعنی زندگی کو اس کو اگر ہاتھ میں تقسیم کریں اور زندگی کا بڑا عرصہ اگر اس نے UK میں گزارا ہو تو پھر اس کو سیٹلمنٹ دیتے ہیں, پھر اس کو آگے ایکسٹینشن دیتے ہیں. اگر اس سے کم ہو پھر اس کو نہیں دیتے ہیں. تو بہرحال اسی بات پہ ہم کافی عرصے سے فائٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پارٹ آف دا فیملی ہو تو اس فیملی کنسیشن, جو اس کا نام تھی فیملی کنسیشن تھا, تو ان کو سیٹلمنٹ ملنی چاہیے. بہرحال اگر وہ نیکسٹ ایئر میں آتے ہیں تو پھر جو بڑا بیٹا اس کو الگ سے کنسیڈر کیا جائے گا, فیملی کے ساتھ نہیں ہوگا جو موجودہ رولز ہیں. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ شاید اس دوران کوئی رولز میں تبدیلی آ جائے یا کوئی نیا کیس اس قسم کا آ جائے ہائی کورٹ کا یا کورٹ آف اپیل کا, سپریم کورٹ کا, جو اس کو چینج کر دے. تو بہرحال جب اپلیکیشن کریں گے تو اس وقت اس سلسلے میں لیگل ایڈوائز لے لیں. لیکن موجودہ رول یہی ہے کہ جو 18 سال سے عمر ہو جائے اس کو اگر اسے موسٹ آف دا ٹائم UK میں گزاری ہو تو پھر اس کو یہاں پہ سیٹلمنٹ دیتے ہیں, ورنہ نہیں دیتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب میرا ایک عزیز ہے, اس نے پاکستان جا کے شادی کی تھی, اور میں بریف بتا رہا ہوں کہ ادھر جب کیس کے لیے گئے تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. جب کیس ادھر آیا تو اس کو پڑھ کے دیکھا کہ اس نے لکھا ہے کہ لیک آف ایویڈنس. تو اس میں یہ ڈیفائن اس نے نہیں کیا ہے کہ کیا لیک ہے کیا نہیں ہے, یہ نہیں کیا ہے. پھر یہاں پہ اپیل کی ہے اور 2-3 ہفتے ہوئے ادھر کورٹ میں, تو کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس نے
कुछ डिफाइन नहीं किया है। मुझे लगता है कि ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो तो ब्रिटिश है लड़का, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, इस का एविडेंस नहीं है। अगर वो इस्लामाबाद वाले चाहें तो रिफ्रेश एप्लीकेशन की बजाय वो इसको रिकंसिडर कर सकते हैं, मगर क्योंकि वो एविडेंस उधर नहीं है इसलिए मैं इसको अलाउ नहीं कर सकता। तो मतलब इसके बारे में क्या किया जाता है? जी, अभी बहरहाल आपकी एप्लीकेशन जो थी वो रिफ्यूज हो गई थी और जो अपील है वो भी डिसमिस हो गई है, तो अब इसमें यही है कि फर्दर अपर ट्राइब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले किसी वकील से मशवरा कर लें, किसी अच्छे बैरिस्टर या सॉलिसिटर से मशवरा कर लें, तो फिर आगे देखें इसमें ग्राउंड्स हैं आगे जाने के या नहीं है ग्राउंड। अगर कुछ ग्राउंड्स हैं तो फिर इसको अपर ट्राइब्यूनल में आप अपील कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मैंने पता करना था जी, हमने एंटरप्रेन्योर वीजा अप्लाई किया मलिक साहब, और 18 नवंबर को उसके कोर्ट में केस था उसका, तो उन्होंने होम ऑफिस ने विड्रॉ कर लिया केस ना, हियरिंग से पहले। तो उसका अभी तक फैसला नहीं आ रहा, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? इसमें असल में जब आप हेयरिंग के लिए गए थे तो होम ऑफिस ने अगर विड्रॉ कर लिया था तो आप ट्राई यही करते कि वहां होम ऑफिस के वकील से करते कि जी आप इस बेस पे विड्रॉ कर लें कि डेफिनेटली आपको वीजा मिल जाएगा। लेकिन अगर उस वक्त ऐसी कोई चीज एग्री नहीं हुई थी तो अब बाज़ का ऐसा होता है कि केस में मैरिट्स होती हैं, तो होम ऑफिस वाला जो वकील होता है वो समझता है केस में मैरिट्स है, वो फिर केस विड्रॉ करके होम ऑफिस को एडवाइस करता है कि इसको या तो रिकंसिडर करें या इस आदमी को यहाँ पे परमिशन दे दें। तो यही कोई 2 बातें होने वाली हैं। तो ज्यादा बेहतर अपने वकील को कहें, अपने सॉलिसिटर को कहें कि होम ऑफिस वालों को चिट्ठी लिखकर कहे कि जिस केस का आप जल्दी डिसीजन करें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं अली बात कर रहा हूँ नटिंगम से। मैंने ये पूछना था कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो है स्पेनिश नेशनल हो चुके हैं, मैं इधर स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो क्या रिक्वायरमेंट है कि वो जब वो इधर आ जाए तो उनकी एज जो है 65 ईयर्स ओल्ड है और मैं ओवर 21 हूँ, तो किस तरह वो इधर मुझे सेटल कर सकते हैं और कितने अरसे का वीजा मिलेगा, ये प्लीज आप काइंडली बता दीजिए। जी अभी काफी मुश्किल है, अगर वो आयरलैंड में तो आपको वो यहाँ पे रख नहीं सकते हैं, पहली बात ये है। तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है जो आप कह रहे हैं। तो अगर वो यूके में रह रहे होते या यहाँ से आपको सपोर्ट कर रहे हो तो डिफरेंट बात थी, लेकिन अभी एक फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो यहाँ वहां रहते हुए आपको सेटल नहीं कर सकते, या यहाँ पे फौरी तौर पर आ जाए तो आपको सेटल नहीं कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो डॉक्टर मलिक। यस हेलो सर, मैंने 2 सवाल पूछने, एक मेरी सिस्टर ਲਈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ जी। ਸਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਦ ਦੋਨੇ ਇਲੀਗਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ। थैंक यू जी। तारी कॉल का शुक्रिया। अगर तारी सिस्टर, अगर जो आपकी सिस्टर हैं तो वो अगर 7 साल पूरे हो गए हैं तो 7 साल की बुनियाद पे अगर वो अप्लाई करते हैं उनको परमिशन देंगे, वो 2.5 साल की स्टे की परमिशन देते हैं, तो शुरू में उनका 2.5 साल की परमिशन देंगे। जहां तक आपके केस का ताल्लुक है, आप मुझे पता नहीं आपने अलग से एप्लीकेशन की है या नहीं, लेकिन रूल यही कहते हैं अगर कोई आदमी ओवर 18 हो तो उसको अलग से अपनी जो है वो एप्लीकेशन करती है, किसी और एप्लीकेशन में उसको परमिशन नहीं देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन इसके साथ ही टाइम हुआ कमर्शियल ब्रेक का, आप टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक के उस पार आपसे फिर मिलते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां कमर्शियल ब्रेक से पहले मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक सर। जी सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल जी। सर अपने मेरे कजन है चेक, वो अपने इमिग्रेशन का केस ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਾਹਾਂ?
जी ये डिपेंड है कि उन्हें किस ग्राउंड से रिफ्यूज किया है। बाज़ का तो होना है कि होम ऑफिस जदों डिसीजन करने तो उन्हें काफी सारे रूल्स देखने पैने। तो अगर उन्हें समझो कि किसी रूल्स की खिलाफ वर्जी की है या किसी रूल्स की उन्हें कंसीडर नहीं किया, फिर तुसी इसकी आगे कोर्ट ला जा सकते हो। अगर तो बाज़ का अपील ना राइट मिलना है तो फिर तो अपील कर लियो, अगर अपील ना राइट नहीं मिलना है तो उससे अगे हाई कोर्ट ही ला जा सकते हो। तो ज्यादा बेहतर है कि वो जो रिफ्यूजल लेटर मिले वो किसी वकील की दस के एडवाइस ले लियो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो सर। जी मैं अपने एक हस्बैंड बारे क्वेश्चन पूछना थी। जी पूछो जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? मैरिज नहीं, मैरिज तो नहीं, जिदा कल ही रह रहे कल। जी हाँ, अगर किसी बंदे की इतने 4-5 साल हो जान तो अगर उस अपना इतने अपना आप थोड़ा एस्टैब्लिश कर लेता है तो फिर वो ह्यूमन राइट्स से आ जाना है। अगर इतने थोड़ा बहुत सेटल हो गया, उसने फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, या कोई कम शम कर रहा है या अपने आप की थोड़ा बहुत सेटल किया है तो फिर वो ह्यूमन राइट्स से अप्लाई कर सकते हैं। उस हस्ते कोई टाइम फ्रेम नहीं है। बाज़ का आदमी 2 साल भी अप्लाई कर सकते, 3 साल भी, 12 अगर उनकी 5-6 साल हो गए या 8 साल होने वाले और ह्यूमन राइट्स से एप्लीकेशन पा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफजाल है, बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। हमारा एक भाई था, वो ना उसका स्टूडेंट वीजे पे आया था इधर, तो उसकी शादी की हमने। अच्छा। तो उसकी एप्लीकेशन डाली तो उसकी मिसेज की जो सैलरी है वो 18,000 से कम थी। अच्छा। तो एप्लीकेशन अब उसकी पेंडिंग है, तो वो अब उसके अकाउंट में सेविंग तो है लेकिन ज़रा वो पिछले 6 महीने की नहीं है। तो क्या हम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे फर्दर इन्फॉर्मेशन यानी कि सेविंग शो कर सकते हैं 6 महीने के बाद, या वो नई फ्रेश एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी हमें? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आपने एप्लीकेशन करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे तो अगर एप्लीकेशन करें वो बाउंड टू बी रिफ्यूज्ड है। तो अगर ये एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई तो उसके बाद दोबारा ये मैरिज वाली एप्लीकेशन आप नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन अगर कोई स्टूडेंट एक्सटेंशन करता है या मैरिज की करता है या कोई भी एप्लीकेशन करता है, उसके लिए आजकल रूल्स ये कहते हैं कि आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए, या अगर किसी वजह से वीजा खत्म हो गया तो 28 दिन से ज्यादा ना हो गए हूं। तो अब ज़ाहिर है इनका जो वीजा वो खत्म हुआ 28 दिन से ज्यादा हो गए, तो अगर ये एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है तो आइंदा आपको कोई और फर्दर एप्लीकेशन मैरिज की भी नहीं डाल सकेंगे। इस वजह से ज्यादा बेहतर इनके लिए यही होता कि आप स्टूडेंट कंटिन्यू रखते, जब ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते तो फिर मैरिज की एप्लीकेशन करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह कि ये काफी समझें कि ये टेक्निकल पॉइंट है कि क्या आप अभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस पे एक केस अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, क्योंकि पहले हमने ऐसा केस एक बहुत ही बड़ा केस हमने विन किया था जिसमें ये उन्होंने करार दिया था कि जी अगर कोई आदमी के डॉक्यूमेंट्स हियरिंग पे भी दे दे तब भी जज को एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। लेकिन उसके बाद काफी सारे जो टीयर 2 के टीयर 1 की एप्लीकेशन आई उसमें फिर वो अब इमिग्रेशन वाले यही कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हैं तो होम ऑफिस बाउंड नहीं है कि लेटर ऑन उसको कंसीडर करें। तो बहरहाल ज्यादा बेहतर है किसी वकील से भी मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी मतलब मैंने आपसे थोड़ा सी पूछना था एक्सपर्ट ओपिनियन। हमें इधर 2.5 साल हो गए हैं पॉलिटिकल असाइलम लिए हुए। अच्छा। फैमिली के साथ 2 बच्चे हैं मेरे, एक 10 और 12 साल का। और 2.5 साल के बाद जो है ना हमें फर्स्ट टाइम 3 वीक पहले लेटर आया कि हम आपको केस डिसाइड करने लगे हैं और हमें आप अपने बारे में ना 2.5 साल में आपने जो भी किया यूके लाइफ स्टैब्लिश किया वो हमें बताएं। हमने ये डॉक्यूमेंट सारे सबमिशन करके भेज दिए हैं, अपने जो यहाँ 2.5 साल में जो कोर्सेज किए हैं, जो नेबर से लेटर, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग। ये पूछना था कि एक तो ये किस रुख में जा रहा है और सेकंड ये कितनी देर में डिसीजन दे देते हैं आफ्टर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट? आपने पहले भी फोन किया था पिछले वीक। जी यही सवाल आपने पूछा, सॉरी मेरा भी जवाब वही था जो आप भी होगा। तो इसमें यह है कि वो मसले एनी टाइम आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, अगर उन्होंने मांगी है अब इनको कंसीडर करके वो कोई ना कोई फैसला कर देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी वाइफ का स्पाउस वीजा किया था तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, तो मैंने इधर से अपील की थी तो कोर्ट में मैं गया था तो उन्होंने होम ऑफिस वालों ने मेरा केस विथड्रॉ कर लिया था और उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की थी। लेकिन अभी 7 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो कितना टाइम लगेगा? और
असल में उन्होंने आपकी वाइफ को उन्होंने फौरी तौर पर वीजा दे देना चाहिए था, इतनी ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए थी। तो अभी आप ऐसा करें कि होम ऑफिस वाले के जो वकील है जो कोर्ट में गया था या होम ऑफिस जो प्रेजेंटिंग यूनिट है उनको चिट्ठी लिखें कि जी आपने केस विड्रॉ कर दिया था, मेरी बीवी को अभी तक वीजा नहीं मिला। एक तो ये करें, और दूसरा ईमेल के थ्रू ब्रिटिश हाई कमीशन को कांटेक्ट करें, उनको कहें कि एप्लीकेशन विड्रॉ हुई थी तो मुझे वीजा क्यों नहीं मिला। आमतौर पर ये 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए था, इतनी ज्यादा डिले नहीं होनी चाहिए थी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब मेरा ऐसा है कि मैं ना यहाँ पे स्टूडेंट पैनल आया था 2009 में, तो मेरा एक बेटा 2.5 साल का, तो हमने ना अपनी ह्यूमन राइट्स के बेस के ऊपर इसी साल मार्च महीने में एप्लीकेशन लगाई थी, पिछले साल अक्टूबर में, तो जो होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दी। तो अभी हमारा केस जो अपील में है, तो अब मैं बस इतना पूछना चाहता कि कुछ हमारा हो सकता है। हमें यहाँ यूपी में 4.5 साल हो गया, हमारा बेटा वो 2.5 साल का है। तो अभी आपने क्या अपील की हुई है? हाँ मैं अपील में की थी, तो लेकिन मेरी जिस दिन हमारी केस थी तो उस दिन हमारी मेरी वाइफ बीमार थी, तो नहीं तो अपील आपके अपील का क्या हुआ है? अपील हमारी रिफ्यूज हो गई थी ना, रिफ्यूज हो गई थी। जी आपके कॉल का शुक्रिया। ज्यादा बेहतर आप किसी वकील को सारे पेपर दिखाकर उनसे एडवाइस ले लें। पहली बात यह है कि आमतौर पर जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं तो हम असल उनकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर किसी एक स्टूडेंट को ह्यूमन राइट्स पे स्टे दे दिया तो फिर बाकी कहेंगे जी हमारी क्या गलती है कि उसको दे दिया, तो हमें भी मिलना चाहिए। इस वजह से जो स्टूडेंट है उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि डिग्री कंप्लीट करें, एजुकेशन कंप्लीट करें। इस दौरान आमतौर पर अगर वो ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन करें तो इमिग्रेशन वाले इसको अप्रिशिएट नहीं करते, ना कोई ऐसा कानून है कि स्टूडेंट पढ़ने के बजाय ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन यहाँ पे दे। बहरहाल इसी वजह से एप्लीकेशन शायद आपकी रिफ्यूज हो गई थी, अपील भी डिसमिस हो गई थी। अब किसी वकील को पेपर दिखाकर उनसे मशवरा कर लें कि नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी ऐसा है कि मुझे अपने दोस्त के बारे में एक बात पूछनी है। जी पूछिए। लॉन्ग रेजिडेंसी पे अप्लाई किया हुआ है अपना केस इंडेफिनेट के लिए, तो उसमें यह है कि 1.5 महीना हो गया है, बायोमेट्रिक भी हो गए हुए हैं। अभी उसकी जो है वो किसी से लड़ाई हो गई थी, तो केस जो है ना वो कोर्ट में है, तो अभी ये उसको बताना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन। और दूसरा ये है कि अगर वो इस वजह से कन्विक्शन की वजह से रिफ्यूज करते हैं तो क्या डिस्क्रिशनरी लीव वगैरह देंगे या सिर्फ रिफ्यूज करके भेज देते हैं, क्योंकि उसने 10 साल गुजारे हैं, ह्यूमन राइट्स में भी बनता है। बस ये जी किस्मत पे डिपेंड है। पहली बात फर्स्ट फोरम के तहत तकरीब में साबिक आला फौजी हुक्काम ने खुसूसी शिरकत की। साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ बात उसे अवॉइड ही करनी चाहिए, उनसे मशवरा कर लें कि नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी ऐसा है कि मुझे अपने दोस्त के बारे में एक बात पूछनी है। जी पूछिए। लॉन्ग रेजिडेंसी पे अप्लाई किया हुआ है अपना केस इंडेफिनेट के लिए, तो उसमें यह है कि 1.5 महीना हो गया है, बायोमेट्रिक भी हो गए हुए हैं। अभी उसकी जो है वो किसी से लड़ाई हो गई थी, तो केस जो है ना वो कोर्ट में है, तो अभी ये उसको बताना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन। और दूसरा ये है कि अगर वो इस वजह से कन्विक्शन की वजह से रिफ्यूज करते हैं तो क्या डिस्क्रिशनरी लीव वगैरह देंगे या सिर्फ रिफ्यूज करके भेज देते हैं, क्योंकि उसने 10 साल गुजारे हैं, ह्यूमन राइट्स में भी बनता है। बस ये जी किस्मत पे डिपेंड है। पहली बात उसे अवॉइड ही करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन के जो कि ऐसी सूरत हाल उसको अवॉइड ही करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह कि जब उसने एप्लीकेशन दी उस वक्त चूंकि कोई कन्विक्शन नहीं हुई थी, लिहाजा उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। तो फिर होम ऑफिस वालों की एक नॉर्मल पॉलिसी होती है, जब उनको पेपर्स मिल जाते हैं तो अपनी एक इंक्वायरी करते हैं। शायद उन्होंने वो इंक्वायरी कर ली हो, अगर वो इंक्वायरी कर ली हो तो फिर फर्दर को कोई नहीं करेंगे, तो इसी पे उसको डिसीजन करके फैसला उसके हक में कर देंगे जो भी हुआ। तो दूसरी बात कि अगर उन्होंने ऐसी इंक्वायरी नहीं की, अब इंक्वायरी करते हैं, उनको पता चल जाता है कोई पेंडिंग ट्रायल आ रहा है, तो फिर शायद ये भी है कि ऐसी एप्लीकेशन को वो होल्ड रखें कि जब तक कि ट्रायल का फैसला नहीं होता। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका फैसला कर दें, बाउंड नहीं है कि उसको होल्ड रखें, डिपेंड है सर्कमस्टांसेस पे। जैसा आप दुआ करें और वेट करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सत श्री अकाल मलिक साहब। जी सत श्री अकाल मलिक साहब, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਈਅਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਡਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ। अच्छा फिर
جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی. بہرحال آپ نے اگر 7 ایئرز کمپلیٹ کر لیے ہیں اور آپ نے دسمبر سے یعنی پچھلے مہینے سے پہلے اپلیکیشن کی تھی تو آپ کو سیٹلمنٹ مل جائے گی. چونکہ ابھی ہوم آفس نے اپنی جو ریسنٹ ڈیسیشن آئے تو ان کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دسمبر سے پہلے اپلیکیشن کی تھی ان سب کو یہاں پہ پرمیشن مل جائے گی. چونکہ دسمبر سے انہوں نے کوئی نئے رول بنائے, چونکہ آپ پرانے رولز میں آتے ہیں تو لہٰذا آپ کو یہاں پہ بچوں کو اور آپ کو یہاں پہ سیٹلمنٹ مل جائے گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو جی ملک صاحب, میرے چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جب لیگسی میں کیس ریفیوز کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ میں کوئی ریزن نہیں بتاتے کہ ان کا کیا ریزن ہے, مطلب کیوں انہوں نے وہ کیا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لیگسی فارم وغیرہ کو پیچھے بنا تھا جن کے کیس ریفیوز ہوئے اس کے بارے میں کیا ہوا, اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے جن کو لیگسی میں ڈسکشن لیو دے دی ہے انہوں نے 3 سال کی یا 2.5 سال کی, یدی ہم اس کو ہائی کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو کیا چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ان کو انڈیفینٹ دیں. پلیز ان کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ جس آدمی نے 7 سے پہلے اسائلم کلیم کی تو وہ انٹائٹل ہے کہ اس کو یہاں پہ سیٹلمنٹ مل جائے, انڈیفینٹ اسٹے مل جائے. کیونکہ جو پالیسی گورنمنٹ نے 6 میں نکالی تھی ہوم آفس نے وہ یہ تھی کہ جو بھی آدمی لیگیسی میں آتے ہیں یعنی جنہوں نے بعد میں انہوں نے ڈیٹ فکس کی 7 بعد میں انہوں نے کی مارچ 2007, اس سے پہلے جو بھی آتے ہیں ان کو انڈیفینٹ اسٹے ملنا چاہیے. یہ ہوم آفس والی کی پہلی پالیسی تھی. تو اس کو فالو کرتے ہوئے جتنے بھی کیسز ہیں سب کو انڈیفینٹ اسٹے ملنا چاہیے تھا. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ہوم آفس نے اپنی پالیسی امینڈ کر دی. انہوں نے کہا جی نہیں ابھی جن کو اسٹے مل گیا ان کو مل گیا, باقیوں کو ہم 3 سال کا اسٹے دیں گے. پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا جی باقیوں کو ہم کچھ بھی نہیں دیں گے. تو بہرحال یہ ڈسکریمنیشن تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو میرا ابھی تک بھی یہی مطلب ویو ہے اور میرا بھی یہی ابھی تک میری اپنی بھی اوپینین یہی ہے کہ ان سب کو انڈیفینٹ اسٹے ہی ملنا چاہیے تھا. تو بہرحال جو کیسز ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں تو ایک ایک کیس کو الگ الگ فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر آپ ہائی کورٹ میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو بس ویٹ کریں, دیکھیں ہائی کورٹ والے آپ کے حق میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو میرے اپنے خیال میں انڈیفینٹ اسٹے ان سب کو مل جانا چاہیے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب سے بات ہے. جی فرمائیے. اچھا سر میں نے PSW پہ ہوں یہاں پہ اور وہ اس سال میں ایکسپائر ہو رہا ہے اگست میں. میرے تقریباً 2009 میں یہاں پہ آیا تھا. میری فیملی بھی ادھر ہی ہے, مطلب ایک بیٹا ہے وہ بھی یہیں پہ برتھ ہوئی اس کی. تو ابھی جو بیسٹ سجیشن ہے وہ میرے لیے کیا ہے, میرے پاس آپشن تو ہے اس کے بعد PSW کے بعد بزنس ویزا پہ جانے کی. اس کے علاوہ کوئی اور بہتر آپشن ہے میرے پاس؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں 3 آپشن ہوتے ہیں عام طور پر. پہلی بات یہ کہ اگر آپ جائیں تو واپس اسٹوڈنٹ بھی جا سکتے ہیں. دوسری یہ کہ اگر آپ کو کوئی ورک پرمٹ دے تو آپ Tier 2 پہ بھی چینج کر سکتے ہیں. تو تیسرا آخری آپشن رہ جاتا ہے بزنس کا. تو ان تینوں میں سے کوئی دیکھ لیں. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ویزا ختم ہونے لگے تبھی اپلیکیشن کر سکیں. اگر آپ چاہیں تو وہ اپلیکیشن اب بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے بزنس کی کرنی ہے تو وہ ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں, چونکہ آپ کے جو بعد میں 5 سال کے بعد انڈیفینٹ اسٹے ملتا ہے تو وہ ابھی سے پھر شروع ہوگا جب ہوم آفس آپ کو پرمیشن دے گے, جب آپ کا وہ اسٹیٹس چینج کریں گے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. صبر. جی ہلو. جی فرمائیے. یہ وکیل صاحب سے بات کرنی کیس کے بارے میں. جی ہلو. جی آپ بات کریں. ہاں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں لیگیسی کیس میں میرا نام تھا لیکن اس کے بجائے پیلارو ہم نے ڈال دی جو کہ ریفیوز ہو گئی. اور ابھی یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ آخر میں جانا چاہیے فردر سبمیشن کے لیے یا نہیں جانا چاہیے. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں FLRO میں آپ نے نہیں جانا چاہیے, نہ ہی ایسی اپلیکیشن کرنی چاہیے. اگر کر لیا تو ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی. تو جو لیگیسی میں تو زیادہ بہتر آپ اپنا لیگیسی میں ہی کیس فائل کریں چونکہ اس میں آپ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. جو FLRO کے اگر اپلیکیشن کریں گے تو اس میں کوئی زیادہ چانسز نہیں ہوتے ہیں. تو لیگیسی میں آپ کے بہت ہی زیادہ اسٹرانگ کیسز چانسز ہیں. تو اگر آپ نے اپلیکیشن نہیں کیا تو میرے آپ کو یہی ایڈوائز ہے کہ آپ لیگیسی میں ہی اس کو پش کرتے رہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے ابھی انڈیفینٹ لیو کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے انڈیفینٹ لیو مل گئی ہے لیکن مجھے کارڈ ملا ہے اور اس پہ ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ کوئی کارڈ کی ایکسپائر ڈیٹ ہے یا میرے ویزے کی, اور کیا میں مجھے اسپاؤس ویزے پہ انڈیفینٹ لیو ملا ہے تو کیا میں 1 سال کے بعد نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں؟
तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन लीव मिली है ना? लिखा हुआ है कार्ड, मुझे एक कार्ड मिला है और उस पे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखी हुई है जो वीजा स्टेटमेंट, वो लिखा हुआ है इंडेफिनिट लीव, लेकिन कार्ड की डेट है कि यहाँ से इशू हुआ है। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। असल में जिस आदमी को इंडेफिनिट स्टे मिलता है, पहले मिलता था कि उसके ऊपर वो होता था, पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगाते थे, लेकिन अब वो कार्ड इशू होता है, बस कार्ड के ऊपर अगर इंडेफिनिट स्टे लिखा है तो ये इंडेफिनिट स्टे ही है। तो आमतौर पर ऐसा जो कार्ड है इसका ड्यूरेशन 10 ईयर्स का होता है, चूंकि 10 ईयर्स में आपकी जो शक्ल है वो भी चेंज हो जाती है, फोटो भी उनको चेंज करना पड़ता होगा और भी काफी सारी तब्दीलियां आ जाती हैं, इस वजह से वो 10 साल का इशू करते हैं, लेकिन इसका मतलब इंडेफिनिट स्टे ही है। तो आपको इंडेफिनिट स्टे मिल चुका है अगर कार्ड के ऊपर लिखा है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी मलिक साहब, मेरे को ना जी सिख रिलीजन भैया जी, पर मेरी सोसाइटी बंद हो गई है जी, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਟੈਟੂ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੀਅਰ 2 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਐਮਪਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜ ਜਾਓ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਮਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇन्हें ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨया ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। तो तुम करो जितना जल्दी हो सके कोई नया एम्पलायर लभ के वीजा एक्सटेंशन अप्लाई कर दो, लेकिन 28 दिन ताड़े कोल ने। कल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब ये गल पता करनी थी कि इतने जो है ना वॉलंटियर वीजे ते मैं आया हुआ हूँ, बंदा शादी कर सकता है वॉलंटियर वीजे? जी हाँ, वो शादी कर सकता है, चूंकि जो भी आदमी यूके में आए अगर उसका वीजा 6 महीने से ज्यादा का है तो वो इधर शादी कर सकता है। अगर आप वॉलंटरी वीजे के ऊपर आए वॉलंटरी काम करने के लिए तो 6 महीने से ज्यादा जो ही हो जाए तो आप शादी करके इधर रह सकते हैं, बशर्तिया के आपकी और आपकी मिसेज की इनकम 18,600 पाउंड से ज्यादा होनी चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये यासिर बात करूं लंदन से। जी फरमाइए। असल में मैंने ये फैमिली मेंबर का वीजा अप्लाई किया था मेरी पेरेंट्स का ना, तो उनका केस रिफ्यूज हो गया था, तो वो कोर्ट में गए, कोर्ट में केस जीत लिया उन्होंने। अभी तकरीबन 2 माह हो गए, अभी तक उन्होंने कोई चीज नहीं भेजी ना होम ऑफिस में। ठीक। तो आया कि उनको एक दफा कॉल की थी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा ना, कुछ उन्होंने कहा कि आप वेट करें। तो पेरेंट्स ने असल में अर्जेंट ट्रैवल करना था, तो आया कि मैं उनको कोई भेज सकता हूँ नोटिस वगैरह कि आप 14 दिन के अंदर रिप्लाई करें या कुछ जी। आमतौर पर आपके कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर इसमें 3 महीने लगते हैं, 3 महीने के अंदर उन्होंने आपको परमिशन दे देनी चाहिए। तो ज्यादा बेहतर है कि जो आपको हेयरिंग का नोटिस मिला था उसके ऊपर एक होम ऑफिस प्रेजेंटिंग यूनिट का एड्रेस लिखा होता है, तो वो होम ऑफिस के वकील होते हैं, उनको कांटेक्ट करके तो उनको बताएं कि जी मेरी अपील जो अलाउ हुई थी मुझे अभी तक वीजा नहीं मिला, तो प्लीज होम ऑफिस को एडवाइस करें कि मुझे लीव टू रिमेन दे दें। तो बहरहाल अगर 3 महीने तक नहीं देते हैं तो फिर आप उनको चिट्ठी लिख सकते हैं कि जी मैं इस केस को हाई कोर्ट में ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोर्ट के फैसले के मुताबिक 3 महीने में परमिशन नहीं मिली है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मेरा सवाल ये, मैं यहाँ स्टूडेंट वीजा पे हूँ, तो मैं पिछले दिनों यूकेबीए ने अपनी लिस्ट से मेरा कॉलेज का नाम निकाल दिया, तो अभी वो लिस्ट में नहीं है। कॉलेज में मैंने पता किया तो वो ये कह रहे हैं कि केस जो है वो कोर्ट में है, तो मेरे लिए क्या आप मशवरा देंगे, क्या मुझे करना चाहिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आप B2 वगैरह अगर नहीं किया वो करके रख लें, वो इस वजह से कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये कॉलेज वापस लिस्ट पे नहीं आता तो आपको कहीं और जाना पड़े, तो आजकल शर्त यह है कि कोई भी कॉलेज आपको कैश लेटर तभी इशू करेगा कि आपके पास B2 होना चाहिए सर्टिफिकेट। दूसरी बात यह कि अगर कॉलेज वाले आपको कंफर्म कर देते हैं इन राइटिंग के जी हमने इसके खिलाफ अपील की हुई है तो आप हमारे साथ पढ़ते रहें, तो आप कंटिन्यू रखें कॉलेज तक। वैसे भी होम ऑफिस वाले फिर आपको एक चिट्ठी भेज दे देंगे आपकी लीव रिवोक करने का, उसके बाद भी आपको ये समझे 60 डेज का टाइम मिलेगा। तो अभी आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेक श्योर करें कि आप कॉलेज जाते रहें और कॉलेज से इन कांटेक्ट में रहें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे बताया गया कि प्रोग्राम का जो वक्त था वो खत्म हो गया। अगर आपकी किसी वजह से कॉल नहीं मिल सकी हो तो अगले सैटरडे को 6 बजे यही होगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। रब रखा।